द ग्लास डॉल मर्डर। मैंने जब पहली बार उस हवेली का नाम सुना तो लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी हो। मेरा नाम है विक्रम चौहान, उम्र 42 साल। मैं कोई पुलिस अफसर नहीं, ना ही कोई नामी जासूस। मैं एक रिटायर्ड क्राइम रिपोर्टर हूं। दिल्ली में कई साल काम किया, काफी कुछ देखा, लेकिन अब इन सबसे दूरी बना चुका था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो तुम्हें जबरदस्ती खींच लाती है, जैसे एक पुराना जख्म जो अपने आप ही खुल जाए। ऐसी ही एक घटना थी दमनगढ़ की वो हवेली जिसे लोग कांच महल कहते थे। शुरुआत उस खत से हुई। 9 जून की सुबह थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर धीमे धीमे गिर रही थी। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा चाय पी रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया था और उसके हाथ में एक पुराना पीले रंग का लिफाफा, बिना भेजने वाले के नाम का। बस लिखा था, विक्रम चौहान, केवल तुम इस केस को सुलझा सकते हो। दमनगढ़ आ जाओ, तुम्हें फिर से उस रात की सच्चाई जाननी है। एक पुरानी आत्मा। मैंने चौंक कर देखा। लिफाफा अंदर से भीग चुका था, लेकिन उस पर की स्याही एकदम ताजा लग रही थी। और सबसे अजीब बात, ये हस्ताक्षर मेरी पत्नी आरती के थे, जो 4 साल पहले एक रहस्यमयी आग में जलकर मर चुकी थी। दमनगढ़, वो जगह जो मैंने भुला दी थी। मैंने अपने कैमरे, नोटबुक और पुरानी केस फाइल्स निकाली। अगर ये कोई मजाक था तो बेहद क्रूर था, लेकिन अगर नहीं था तो इसका मतलब था आरती की मौत के पीछे कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझसे छुपाया गया था। दमनगढ़, एक छोटा सा शहर, पहाड़ों के बीच छुपा हुआ। लोग कम, डर ज्यादा। मैंने वहां करीब 8 साल पहले एक केस कवर किया था। एक लड़की की लाश जो कांच महल में मिली थी, बिना खून के। पूरी बॉडी पर बस एक ही चीज थी, कांच का मास्क। हमने उस केस को डॉल हाउस केस नाम दिया था। हत्यारा कभी नहीं मिला। वो केस मेरी रिपोर्टिंग का आखिरी केस था। उसी के बाद आरती की मौत हुई। उसी के बाद मैंने सब छोड़ दिया। जब मैं दमनगढ़ पहुंचा तो अजीब सी सिहरन मेरे जिस्म में दौड़ गई। चारों तरफ धुंध, शांत पहाड़ और एक ऐसी चुप्पी जैसे किसी ने जमीन को भी बोलने से मना कर दिया हो। हवेली तक पहुंचने के लिए एक पतली घुमावदार सड़क थी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, एकदम सफेद आंखें। बिना पलक झपकाए मुझे घूरते हुए बोला, अब वो हवेली अब भी सांस लेती है साहब, अंदर मत जाना। मैंने बिना जवाब दिए आगे कदम बढ़ा दिए। हवेली अब भी वैसी ही थी। टूटी हुई दीवारें, छत से लटकते कांच के झूमर और एक दरवाजा जो खुद ब खुद खुला, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैंने हवेली में कदम रखा, मुझे एक सर्द सांस महसूस हुई। मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है ना विक्रम? मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। कमरे में घुसते ही सब कुछ जैसे अतीत में चला गया। दीवारों पर कांच के फ्रेम जिनमें कोई चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ धुंधली आकृतियां। मुझे वो कमरा याद आया जहां पहली लाश मिली थी। वहां की दीवारों पर अब भी खून के धब्बे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन धब्बों पर कांच की परत जम चुकी थी। मैं जैसे जैसे हवेली के अंदर गया, मुझे एक और चीज दिखी, एक पुराना टेप रिकॉर्डर। उसमें एक टेप फंसा हुआ था, प्ले मी लिखा था। जैसे ही मैंने चलाया, आवाज आई, आरती बोल रही हूं, जो तुमने देखा वो सब झूठ था विक्रम। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को जला डाला, लेकिन वो अब भी यही है। वही हवेली, वही चेहरा। मैंने ठंडी हवा को अपनी गर्दन पर महसूस किया। फिर अचानक कांच की दीवारों में मेरा अक्स दिखा और उसके पीछे एक आदमी। पूरे शरीर पर कांच की परत, चेहरे पर मास्क और आंखें एकदम काली। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक चीज गिरकर टूट गई। कांच का एक पुराना मास्क और उसके नीचे एक पुरानी फोटो। उसमें मैं था, आरती थी और एक तीसरा आदमी जिसकी आंखें काली थी। नीचे लिखा था, विक्रम याद है ना यह आदमी कौन है? हमारे बीच कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद शुरू होते हैं। हाथ में वो पुरानी तस्वीर लिए मैं हवेली के उस कोने में बैठा था जहां कभी एक लड़की की लाश मिली थी। दीवारों पर उग आई फफूंदी से अजीब गंध आ रही थी, जैसे पुरानी यादों में सड़न बस चुकी हो। तस्वीर के नीचे जो चेहरा था वो मेरे लिए नया नहीं था। वो कांच वाला आदमी कोई और नहीं,
बल्कि आरती का भाई था, अरुण। लेकिन कैसे? वो तो 10 साल पहले हिमालय में एक एक्सपेडिशन के दौरान लापता हो गया। कोई शव नहीं मिला, बस एक टेढ़ा मोड़ा ट्रैकिंग बूट। तो क्या वो मरा नहीं था? और अगर जिंदा था तो ये सब क्यों? मैंने झिझकते हुए टेप रिकॉर्डर की रील पलटी। उस पर पेंसिल से खुरचा हुआ लिखा था, साइड बी, अब सच सुनो। प्ले बटन दबाते ही आवाज गूंजी, कमजोर, कांपती हुई, जैसे कोई धुआं बोल रहा हो। अगर तुम ये सुन रहे हो विक्रम, तो इसका मतलब है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मेरे पास लाना चाहता है। मैंने उसकी सच्चाई देखी थी और उसी ने मुझे आग में झोंका। मेरी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैं तुम्हारे सामने मरी, लेकिन उसने मेरी रूह को इसी हवेली में बांध लिया है। वो तुम्हें भी वैसे ही खत्म करेगा जैसे मुझे किया। टेप बंद हो गया। मुझे महसूस हुआ मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थी, और सबसे डरावनी बात, मैं उस हवेली में अब अकेला महसूस नहीं कर रहा था। कमरे के अंदर एक और सुराग। मैं वापस उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। अरुण, आरती और मैं, तीनों की मुस्कुराती शक्लें। पीछे एक बहुत पुराना दरवाजा दिख रहा था, कांच महल का नहीं। मैंने तुरंत कैमरे से जूम करके देखा। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सावधानी, मंदिर के नीचे ना जाना। मुझे याद आया, हवेली के ठीक पीछे एक पुराना शिव मंदिर था, जिसकी नींव के नीचे एक तहखाना था, जहां लोग कभी नहीं जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां नर बलि दी जाती थी। कुछ कहते वहां कांच खुद सांस लेता है। शाम हो चुकी थी। मैंने टॉर्च निकाली, जेब में पुरानी डायरी रखी जो औरती की थी। हवेली के पीछे जाकर मंदिर के पुराने गेट को धकेला। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। मंदिर पूरी तरह वीरान था, लेकिन शिवलिंग पर कोई हालिया फूल चढ़ाए गए थे। काले फूल, कभी देखे नहीं थे ऐसे, जैसे राक्षसी किसी पूजा की निशानी हो। दीवार के पास एक पुराना लोहे का हैंडल था। मैंने खींचा और जमीन में से एक गोल सीढ़ी नीचे खुल गई। वो तहखाना ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, जैसे जमीन के नीचे आग दबी हो। पहली चीज जो मुझे दिखी वो थी दीवारों पर सैकड़ों कांच के मास्क। हर एक मास्क जैसे किसी की आत्मा को कैद किए हुए हो। मैं जैसे जैसे अंदर गया, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनती दिखने लगी। मानव शरीर, मगर उनके सिर नहीं थे, सिर्फ कांच के गोले। तभी एक आवाज आई बेहद पास से, तुमने उसकी बात, अब वो तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। मैंने टॉर्च घुमाई और सामने दिखा आरती का चेहरा, मगर पूरी तरह से कांच में जड़ा हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन आंखों में दर्द और चेतावनी दोनों साफ थे। उसके पीछे एक परछाई दिखी, लंबी, टेढ़ी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, और वो बोल रही थी, तू वापस क्यों आया विक्रम? वो जिसे तूने जला दिया था, वो अब आग बन चुका है। अचानक दीवार से एक आदमी बाहर आया। उसकी स्किन पिघले हुए कांच की तरह चमक रही थी। चेहरा आधा झुलसा हुआ, आधा मास्क से ढंका। विक्रम, उसने कहा, मैं मरा नहीं था, मुझे जिंदा दफनाया गया। इस हवेली ने मुझे जिंदा रखा, और मैंने देखा तुम दोनों कैसे अपनी जिंदगी जीने लगे। आरती ने मुझसे कहा कि वो तुझसे प्यार करती है, तो मैंने उसे ले लिया, और अब तेरा नंबर है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां इंसान नहीं था, वहां सिर्फ क्रोध था और एक जिद मुझे खत्म करने की। तभी आरती की आत्मा मेरे सामने आई। अब वो पूरी तरह कांच की नहीं थी। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी थी। उसने इशारा किया। हवेली के तीसरे कमरे में एक संदूक था, जिसमें कुछ ऐसा था जो इस सब का अंत कर सकता था। मैं वहां से भागा। अरुण की चीखें पीछे आती रहीं। दीवारों से निकलते कांच के हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ने वाली हैं। लेकिन मुझे रुकना नहीं था, नहीं तो मैं भी एक और मास्क बन जाऊंगा। कभी कभी कुछ दरवाजे केवल मरने के बाद खुलते हैं, लेकिन मैं अब भी जिंदा था। मैंने आरती की आत्मा से ली हुई चाबी को कसकर पकड़ा, और फिर एक बार उस हवेली की सीढ़ियां चढ़ी। सांस जैसे किसी और की लगती थी। शरीर मेरा था, लेकिन आत्मा पर उसका कब्जा हो चला था। कांच महल का तीसरा कमरा, वो कमरा जहां कभी कोई नहीं गया, वो हमेशा बंद रहता था।
जैसे हवेली खुद उसे छुपाए रखना चाहती थी। मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। जंग लगा ताला अब भी वहीं था, लेकिन चाबी जैसे उसमें जन से फिट बैठी हो, जैसे किसी और ने यह दरवाजा पहले भी खोला हो और वापस लौट के कभी ना आया हो। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बदबू का तूफान मेरी नाक से टकराया। कुछ सड़ा हुआ, कुछ जलता हुआ और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर फैली, मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। दीवारों पर मेरे खुद के लेख छपे थे, वो रिपोर्ट्स जो मैंने सालों पहले लिखी थीं, वो तस्वीरें जो सिर्फ मेरे पास थी, वो केस फाइल्स जो मैंने बंद कर दी थी। और कमरे के बीचों बीच एक कांच का शीशा था, कोई आम शीशा नहीं, बल्कि ऐसा जो अंदर दिखाता था, बाहर नहीं। मैं जैसे ही उसके पास गया, उसमें कुछ दिखने लगा। आरती का चेहरा, पर वो मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे खड़ा था अरुण। उसकी आंखों में आग थी। ये कांच सिर्फ देखता नहीं, ये याद दिलाता है। अचानक शीशे से एक आवाज आई। कोई मेरी ही आवाज में बोला, तुम्हें याद है ना विक्रम, असली हत्यारा कौन था? मेरे पैर वही जम गए और तभी मेरे चारों ओर दीवारों से चीखें आने लगीं। तू ही है कातिल, तू ही है गुनहगार, आरती की मौत की वजह तू है। मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर फिर वो एक पुरानी याद खुली जो मैंने दिमाग में कहीं दफना दी थी। सच्चाई की पहली दरार। 4 साल पहले आरती ने मुझसे कुछ छुपाया था। एक रात वो बेहद डरी हुई घर लौटी थी। उसके कपड़े गीले थे, आंखों में डर और हाथ में एक कांच का टुकड़ा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, अरुण जिंदा है और वो अब इंसान नहीं रहा। मैंने उसे पागल समझा, बहस हुई और उसी रात आरती की मौत हुई। आग अचानक लगी थी, लेकिन अब मैं याद कर पा रहा था, मैंने ही आरती को कमरे में बंद किया था, क्योंकि मुझे लगा वो मानसिक संतुलन खो चुकी है और दरवाजा खोलने में मैंने देर कर दी थी। गुनाह का बोझ और हवेली की सजा अब मैं समझ गया था। हवेली मुझे सिर्फ डराने के लिए नहीं, सजा देने के लिए बुला रही थी। कांच का वो कमरा असल में एक मिरर रूम था, लेकिन ये शीशे तुम्हारी आत्मा को दिखाते थे, तुम्हारी छुपी हुई सच्चाइयों को। हर दीवार पर अब मेरे चेहरे थे और हर चेहरे पर खून। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे नहीं पता था। तभी एक दस्तक हुई, दरवाजे पर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर। अरुण की आवाज आई, अब तो पता है ना? आरती की आत्मा आखिरी बार आई। कमरे में कांच टूटने की आवाज आई और एक रोशनी फैली। आरती खड़ी थी, लेकिन इस बार वो डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में शांति थी और शायद माफी भी। उसने कहा, विक्रम, अब वक्त है उस बुराई को खत्म करने का। उस तहखाने में और दरवाजा है जिसे केवल वो खोल सकता है जो खुद गुनहगार हो। अरुण को मौत नहीं चाहिए, उसे बचाया जाना चाहिए। कांच ने उसे निगल लिया है, उसे आजाद करो। मैंने सिर हिलाया। आरती की आत्मा धीरे धीरे कांच में समा गई और फिर वो कांच खुद बिखर गया, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। मैं समझ गया, मुझे वापस तहखाने में जाना होगा, और इस बार सिर्फ डर से नहीं, जवाब लेकर। हवेली अब फिर से सांसें लेने लगी थी। उसकी दीवारों से हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जैसे वो जानती हो अंत करीब है। मैंने टॉर्च उठाई, चाबी जेब में डाली और सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। पर इस बार कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। मैं सीढ़ियां उतरता गया। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे भीतर समा रही हो। हवेली अब और भी ज्यादा जिंदा महसूस हो रही थी। दीवारों से जैसे सांसें निकल रही थी, ठंडी और भारी। तहखाने में पहुंचते ही वो पुरानी बदबू एक बार फिर नथुनों में भर गई, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैं अब जान चुका था, डर से भागने का नहीं, बल्कि उसका सामना करने का वक्त आ चुका था। मैंने टॉर्च जलाया, उस दीवार के पास पहुंचा जहां कांच के मास्क लटके हुए थे। अब उनमें हलचल नहीं थी, बल्कि जैसे सब मुझे देख रहे थे, शांत, चुप। दीवार के कोने में एक छोटा सा निशान था, जैसे कोई दरवाजा जो अब तक मेरी नजरों से छिपा रहा था। मैंने हाथ से उस पर दबाव डाला और अचानक पूरा हिस्सा घूम गया। उसके पीछे खुला एक सीढ़ियों का और रास्ता। नीचे अंधेरा था
पर अब मैं रुकने वाला नहीं था। सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर एक बहुत ही अजीब कमरा था। दीवारें सीमेंट की नहीं बल्कि किसी और चीज से बनी थी। ऐसा लगता था जैसे वो दीवारें खुद इंसानों से बनी हो। मांस की महक, सड़े खून की बदबू और हवा में तैरती एक अजीब सी कराह। कमरे के बीच में एक चक्र था। वहां एक कांच की मेज रखी थी और उस पर कोई बैठा था, अरुण। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आधा इंसान आधा कांच। उसकी एक आंख से कांच बाहर आ चुका था। वो मुझे देखकर हंसा, एक खामोश हंसी। मैंने कुछ कहा नहीं, बस उसके सामने खड़ा रहा। अरुण बोला, तू आखिरकार आ ही गया विक्रम। कितना वक्त लगा तुझे यह समझने में कि तू ही सब कुछ की शुरुआत है। मैं चुप था। वो आगे बोला, आरती मेरी बहन थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने तुझसे प्यार किया और तूने उसे मुझसे छीन लिया। मैंने चीखकर कहा, नहीं अरुण, मैंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। उसने तुम्हें बचाने के लिए मुझे चुना था। तू बदल गया था। वो उठ खड़ा हुआ। अब उसका पूरा शरीर कांच में तब्दील हो चुका था, मगर उसके भीतर अब भी इंसान था, एक टूटा हुआ इंसान जो अपने ही भीतर बंद था। अरुण बोला, मैंने खुद को कांच में बंद कर लिया ताकि मैं आरती के बिना जी ही ना सकूं। मैंने खुद को हवेली के हवाले कर दिया, पर हवेली ने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। अब अगर तू मुझे मुक्त करना चाहता है तो एक चीज करनी होगी। मैंने पूछा, क्या? उसने एक शीशा मेरी ओर बढ़ाया और कहा, इसमें झांक, अपनी आत्मा देख, अपना गुनाह स्वीकार और मुझे वो दे जिससे मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊं। मैंने शीशे में देखा, वहां मेरा चेहरा नहीं था, वहां आरती की चीखें थी, उसकी जलती हुई छवि और मेरी खामोशी। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने उस शीशे को उठाया और कांच की मेज पर रख दिया। अरुण अब कांप रहा था। उसका चेहरा जैसे फटने लगा। कांच टूट रहा था, पर उसके चेहरे पर सुकून था। वो बोला, अब मैं जा सकता हूं। आरती मुझे बुला रही है। बहुत देर से मैंने उसकी ओर देखा। अब उसकी आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। आरती सफेद कपड़ों में मुस्कुराती हुई। मैंने देखा, दोनों कांच में समा गए और फिर एक तेज प्रकाश के साथ कमरा खाली हो गया। मैंने तहखाने से बाहर कदम रखा। हवेली अब शांत थी, दीवारें अब सांस नहीं ले रही थी, कांच के मास्क अब टूट चुके थे और हवेली मुक्त हो चुकी थी। मैं बाहर आया। आसमान में पहली बार धूप दिखी। हवेली पीछे छूट गई, पर उसकी यादें हमेशा मेरे भीतर थी। मैंने हवेली के दरवाजे को आखिरी बार देखा। वह अब सिर्फ एक पुरानी वीरान इमारत थी। ना कोई आवाज, ना कोई हवा की हलचल। सब कुछ इतना शांत था कि मेरी अंदर की बेचैनी भी सुनाई देने लगी थी। जेब से आरती की चाबी निकाली। अब उसमें कोई गर्माहट या कंपन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। मैंने वह चाबी पास की मिट्टी में दफन कर दी। कुछ चीजें हमेशा के लिए वहीं छुपा देनी चाहिए ताकि वे फिर कभी लौट कर ना आए। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे चलना शुरू किया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने शहर छोड़ दिया, उस हवेली को भी पीछे छोड़ दिया और केस लेना बंद कर दिया। मेरी वह काली नोटबुक जिसमें मैं केस लिखता था, मैंने ताले में बंद कर दी। लेकिन सच यह है कि अब मैं सिर्फ अपराधों को नहीं देखता, मैं आत्माओं की सिसकियां सुनता हूं। मैं उन चेहरों को पहचानता हूं जो नजर नहीं आते। मैं उन आवाजों को महसूस करता हूं जो दीवारों के पीछे छुपी होती है। 3 महीने बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था कि हवेली तो एक शुरुआत थी, अब भी कई आत्माएं फंसी हुई हैं। क्या तुम फिर से अंधेरे में उतरोगे? मैंने चिट्ठी बंद की और आसमान की ओर देखा। शायद आरती कहीं ऊपर मुस्कुरा रही थी। अब मैं अकेला हूं, लेकिन डरता नहीं। डर मेरा दोस्त बन गया है। वह मुझे सच तक पहुंचाता है। कभी कभी रात में कांच की खनक सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, विक्रम, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। अगर तुम कभी किसी वीरान हवेली में जाओ और शीशे में अपना चेहरा कुछ अलग दिखे तो मत डरना। शायद कोई तुमसे बात करना चाहता हो, या माफी मांगना या माफ करना चाहता हो। मेरे पास और भी केस है, कुछ जहां आत्माएं आजाद हो गई, कुछ जहां उन्होंने इंसानों को गुलाम बना लिया, और कुछ दरवाजे जो खुलते ही हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो आगे क्या हुआ,
तो अगली कहानी का इंतजार करना। मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक ऐसे परिवार की कहानी जो एक दिन अपने ही घर में गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला, लेकिन उनका टीवी आज भी खुद ब खुद चालू होता है और कमरे से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। मैं हूं विक्रम चौहान। मैंने हवेली देखी है, आत्माओं से बात की है और खुद को भी खोया है, लेकिन मैं वापस लौटा हूं। पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां डर फिर से लौटेगा और मैं एक और केस की तह तक जाऊंगा। तैयार रहना, यह तो बस शुरुआत है।